हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 यानी कि कक्षा 8 का नमूना प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र, विषय हिंदी। इस पेपर के अनुसार ही बोर्ड की परीक्षा का पेपर आएगा। तो हम आज इस पर डिस्कस करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से पेपर का पैटर्न है और हम इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। कि वार्षिक तैयारी के लिए ये पेपर बहुत ही मददगार है। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 8 विषय हिंदी मॉडल पेपर। अब हम पेपर के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो उसमें आपको अवधि रहेगी उसकी 2.5 घंटे और उसका पूर्णांक है 80 नंबर का। तो इसमें अलग अलग क्वेश्चन हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, छोटे प्रश्न है, बड़े प्रश्न है, रिक्त स्थान है, आगे जो देखेंगे हम। तो शुरू करते हैं। तो पेपर पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो पेपर आपको एक बुकलेट की तरह मिलेगा। बुकलेट यानी एक आपको किताब की तरह मिलेगी छोटी, और इसी में ही आपको पूरा पेपर फिल करना है। पेपर आपको घर ले जाने के लिए नहीं दिया जाएगा, इसी में ही आपको जगह दी होगी, उसी में ही करना है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, क्योंकि बस बंद पड़ गई थी, पेट्रोल भरने का और कोई साधन नहीं था, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, पेट्रोल कम था। तो इसका ऑप्शन होगा ब, पेट्रोल भरने का और कोई साधन नहीं था। क्योंकि उसमें टंकी में छेद तो था ही, लेकिन उसमें पेट्रोल भरना था, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए ड्राइवर बाल्टी में वो पेट्रोल लाया और नली के द्वारा इंजन में भेजने लगा था। दूसरा प्रश्न है इसमें, पुडुकोट्टई तमिलनाडु के महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप में किसे चुना? तो इसमें स्कूटर, साइकिल, कार, बस। तो उन महिलाओं ने साइकिल को चुना। जहां पहिया है पाठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? सूर्योदय के कारण, ठंड के कारण, रात होने के कारण, बरसात के कारण। तो इसमें ओस की बूंद है वो सूर्योदय के कारण उड़ जाती है, क्योंकि सूर्योदय होने से उसमें ऊष्मा प्राप्त होती है और ऊष्मा से उसे उड़ने की उसमें ताकत आ जाती है, इसलिए वो सूर्योदय होने के कारण उड़ जाती है। अगला प्रश्न है, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छककर क्या पीते हैं? तो इसका दुख के घूंट, हंसी के घूंट, सुख दुख के घूंट, दर्द के घूंट। तो दीवानों की हस्ती पाठ में छककर सुख दुख के घूंट पीते हैं। प्रश्न नंबर 5। अगला प्रश्न है, सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? श्री कृष्ण के बारे में, द्वारिका के बारे में, भोजन के बारे में, अपने परिवार के बारे में। तो सुदामा जी है वो द्वारिका से लौटकर जब उन्हें अपनी झोंपड़ी नहीं मिलती, अपना परिवार नहीं मिलता है, तो वो पूरे गांव में घूम घूम कर अपनी झोंपड़ी ढूंढते हैं, अपने परिवार को ढूंढते हैं। तो वो अपने परिवार के बारे में पूछ रहे थे। अगला प्रश्न है, सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। रेखांकित शब्द का अर्थ है पवन, पर्वत, पंख, पसीना। तो पंखों का अर्थ है पंख। अगला प्रश्न है, प्र उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनता है। प्रगति, प्रहार, प्रदीप्त, उपर्युक्त सभी। यानी प्र उपसर्ग लगा के ये तीनों ही बनते हैं, प्रगति, प्रहार, प्रदीप्त, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा। उपसर्ग यानी जो कि शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसमें विशेषता या परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे गति के साथ प्र, हार के साथ प्र, दीप्त के साथ प्र उपसर्ग लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे उपर्युक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, गीता मधुर गीत है। रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त क्रियापद का प्रयोग कीजिए। तो गीता मधुर गीत सुनाती है, ये वर्तमान काल की बात की है, तो सुनाती है आएगा। सुनाएगी तो भविष्य होगा, सुनेगी ये भी भविष्य है, सुना ये भूतकाल है। तो सुनाती है, इसलिए यहाँ पे सुनाती आएगा। तो आपके पेपर में ये 8 प्रश्न है, 1 से लेके 8 तक के प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ रूप में आएंगे, जिनके आपको ये ऑप्शन दिए जाएंगे 4 में से किसी एक का आंसर यहाँ पे कोष्टक में लिखना होगा। तो आगे चलते हैं। फिर आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो आगे का प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्न
9 से 14 तक। 6 प्रश्न है वो अति लघुतरात्मक है जो कि 2-2 नंबर के हैं। तो 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा। तो हमने बाज और सांप वाला पाठ है उसमें से है। तो बाज है वो जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर भी घायल होने के बावजूद वह उड़ना चाहता था क्योंकि उसे आकाश की असीमता से प्यार था और वो उड़ने से प्यार करता था और मरने तक ऐसा ही करना चाहता था। तो वो आखिरी दम पर उसे पता था कि वह अब मरने वाला है। उसने अपनी जिंदगी को जी भरकर जिया था और आखिरी सांस तक वो उड़ना चाहता था। इसलिए वो जब उसे लगा कि अब वह मरने वाला है तो वह आखिरी बार उड़ा और उड़ा तो फिर उसने दम तोड़ दिया और वो नदी में जाकर गिर पड़ा कि मैं मरूं तो भी उड़ते उड़ते ही मरूं। इसलिए वो नदी में जाकर गिर पड़ा। प्रश्न नंबर 10, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टी तमिलनाडु की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं में क्या क्या आर्थिक फायदे हुए। इससे महिलाओं की आमदनी है वो एकदम से बढ़ गई। पहले साइकिल से वे सब्जी बेचने जाती थी और आने जाने के लिए जो बसों पर आती थी, बसों पर निर्भर थी, उसमें किराया लगता था, वो किराया भी बच गया और साइकिल से आने जाने से समय की भी बहुत बचत हो जाती थी। फिर बचे हुए समय का उपयोग वे ज़्यादा सामान बेचने और आमदनी के दूसरे साधन बनाने में लगाती थी। इस तरह से ये साइकिल है वो महिलाओं के लिए आर्थिक फायदे में बहुत ही मददगार हुई, उनको आर्थिक फायदा हुआ। अगला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में एक तर्क दीजिए। यह कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में हम यह कहेंगे कि यह कठिन समय नहीं है। जीवन में सुख दुख कठिनाइयाँ आती ही रहती है, इनके बीच में मनुष्य अपने रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता जाता है और इसमें संदेश दिया गया है कि हमें निराशा छोड़कर आशावादी बनना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कठिन समय नहीं है, ये समय बीत जाएगा। और अनेक उदाहरण दिए हैं, जैसे चिड़िया घोंसला बना रही है या लोग यात्राएं कर रहे हैं, लौटने वाले हैं उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और घरों में दादी नानी है वो कहानियाँ सुना रही है। तो इस तरह से यह सबसे कठिन समय नहीं है। अगर यह सबसे कठिन समय होता तो मनुष्य, पशु, पक्षी ये क्या होते, भयभीत होते, डरे हुए होते, निराश और निष्क्रिय बैठे दिखाई देते। अतः यह सही है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। अगला प्रश्न है, सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे। यह प्रश्न है सुदामा चरित पाठ से। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि सुदामा श्री कृष्ण से मिलने उनकी द्वारका नगरी में जाते हैं। तो श्री कृष्ण की जो द्वारका नगरी है वो अत्यंत ही सुंदर है, बहुत ही चकाचौंध करने वाली है। तो सुदामा जी तो झोंपड़ी के निवासी थे, उन्होंने एक तो ऐसी नगरी देखकर वो आश्चर्यचकित हो रहे थे, उसकी सुंदरता को देख देख कर बार बार आश्चर्यचकित हो रहे थे। वहाँ के जो महल थे, वहाँ के जो घर थे, वहाँ के लोग थे, वहाँ की सुंदरता, उनकी धरती को देखकर वो चकित हो रहे थे। वो अत्यंत ही सुंदर धरती थी, अत्यंत ही सुंदर नगरी थी। तो उस नगरी को देखकर सुदामा जी आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 13, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर 2 मुहावरे दिए हुए हैं, तो इनके जो नंबरिंग डिवाइडिंग है वो है आधा 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 आधा, यानी 2 नंबर को 4 टुकड़ों में बांटा गया है। तो 2 मुहावरे हैं, तो एक में आधा नंबर अर्थ का है, आधा नंबर वाक्य प्रयोग का है। उसी तरह आधा नंबर अर्थ का है और आधा नंबर वाक्य प्रयोग का। इस तरह से ये 2 नंबर है। तो हम इस तरह से देखेंगे मुहावरे। तो आप भी बहुत सारे मुहावरों को देखकर जाइएगा और याद करके जाइएगा। तो पहला मुहावरा है आंधी के आम होना। आंधी के आम होना, बहुत सस्ती चीजें होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे कि आजकल संतरे आंधी के आम हो रहे हैं, यानी मार्केट में संतरे ज़्यादा आ गए हैं तो वो सस्ते हो रहे हैं, तो वो आंधी के आम हो रहे हैं। दूसरा मुहावरा है 4 चांद लगाना। तो अर्थ होगा खूबसूरती बढ़ाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे कि गीता ने शादी में आकर 4 चांद लगा दिए। इस तरह से आप अन्य वाक्य भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन का विलोम शब्द मरण है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो 2 विलोम शब्द दिए हैं, दोनों 1-1 नंबर के हैं।
तो सुखद, सुखद का विलोम शब्द है दुखद। साधारण, साधारण का विलोम शब्द है असाधारण। अगले प्रश्न है लघुत्तरात्मक प्रश्न 15 से 22। 8 प्रश्न है लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 है, कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका का विचार था। बदलू काका को अगर किसी बात से चिढ़ थी तो वो कांच की चूड़ियों से ही थी। उनका मानना था कि जो सुंदरता लाख की चूड़ियों में है वो कांच की चूड़ियों में कहाँ। लेकिन अब समय के अनुसार, समय के साथ साथ कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ गया था। पहले बदलू की लाख की चूड़ियां हैं वो आसपास के गांवों की स्त्रियां भी पहनती थी, वो चूड़ियां बनाने में कुशल कारीगर था। लेकिन जब से कांच की चूड़ियां लोकप्रिय हुई है तब से उसका धंधा ही बंद हो गया है। तो बदलू काका का मानना था कि समय के साथ साथ गांव की महिलाओं की रुचि भी बदल गई है, लेकिन जो सुंदरता लाख की चूड़ियों में है वो कांच की चूड़ियों में कहाँ। बदलू काका का मानना था कि लोगों को कारीगरी और मजबूती नहीं चाहिए आजकल, उन्हें तो बस बनावटी कोमलता ही पसंद है। लेकिन यह कोमलता उन्हें कभी भारी पड़ सकती है, उसकी उन्हें चिंता थी। तो समय के साथ बदलू की जो लाख की चूड़ियाँ थी वो नहीं पहनी जाती थी और कांच की चूड़ियाँ पहनी जाती थी। आसपास की जो स्त्रियाँ थी वो कांच की चूड़ियाँ पहनने लग गई, लेकिन बदलू इसके खिलाफ था, उसे ये पसंद नहीं था। अगला प्रश्न है 16, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला के इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। जहां पहिया है पाठ से ये प्रश्न है, तो इसमें सही कहा गया है कि साइकिल चलाना मेरा अधिकार है। पुडुकोट्टू की महिलाएं हैं वो रूढ़िवादिता की शिकार थी। ये न तो स्वतंत्र निर्णय ले पाती थी और न ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुभव कर पाती थी। ये मतलब जंजीरों में बंधी हुई थी। तो साइकिल जब से इन्होंने साइकिल सीखी है तब से उनमें एक स्वतंत्रता का आभास हुआ है। ये अब तक पुरुषों द्वारा थोपी गई जिंदगी ही बिता रही थी और वो उससे बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी। तो उन्होंने साइकिल चलाना सीखकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। इसलिए ये सही है कि साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, वो अपना जीवन है अपने तरीके से जी सके। और साइकिल चलाना सीखने के बाद में उनकी जो रूढ़िवादी जिंदगी है वो बदल भी गई और आत्मनिर्भर भी हो गई। उन्हें आर्थिक रूप से फायदा मिला और स्वतंत्रता तो प्राप्त हुई ही। साइकिल चलाने से पुडुकोट्टू की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव हुआ। साइकिल पर वे घर की चार दीवार से बाहर निकलती और खुद को रूढ़िवादी बंधनों से आज़ाद महसूस करती थी और उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि हुई। तभी तो जिनके पास साइकिल नहीं थी तो वो महिलाएं पैसे से किराए पर लेकर भी साइकिल चलाना सीखना चाहती थी। साइकिल चलाकर वह आज़ादी महसूस करती थी, इसलिए उन्होंने साइकिल चलाना अपना अधिकार माना है। साइकिल आज़ादी और खुशहाली का प्रतीक बन गई थी। अगला प्रश्न है 17, सड़क पर चलते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कोई 4 सावधानियां लिखिए। यह प्रश्न है 4 नंबर का। 2 प्रश्न आपके सड़क सुरक्षा और परिवेशीय सजगता के आएंगे, जिनमें एक सड़क सुरक्षा से संबंधित है और अपनी आसपास की परिवेशीय सजगता है उससे संबंधित है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे सड़क पर चलते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसे हमें सदैव सड़क पर बाईं ओर ही चलना चाहिए और पैदल चलने की दिशा में सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर ही पार करनी चाहिए। सड़क पर दौड़कर नहीं चलना चाहिए और सड़क पर जो संकेत चिन्ह है उनको देखकर उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। 2 पहिया वाहन चलाते समय हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाना चाहिए। वाहनों को तेज गति से नहीं चलाना चाहिए, निर्धारित जो गति निर्धारित की गई है उसी पर ही चलाना चाहिए। इस तरह से कई सावधानियां हैं, इनमें से आपको जिस तरह से प्रश्न में दिए गए हैं 4 सावधानी लिखनी है। अगला प्रश्न है आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं, लिखिए। शरीर के अंगों की सफाई के बारे में हम लिखेंगे कि हमें नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। सर्दियों में एक समय स्नान करना चाहिए और गर्मियों में सुबह शाम 2 वक्त स्नान करना चाहिए। और अपने नाखून है वो कटे रहने चाहिए, उनमें गंदगी मेल न हो। बालों में नियमित कंघी करनी चाहिए। साफ और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। अपने दांतों को साफ रखना चाहिए। नियमित रूप से सुबह शाम 2 वक्त ब्रश करना चाहिए। आंखों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
गंदे हाथों से आंखों को नहीं मलना चाहिए। भाग दौड़ या खेल कूद की गतिविधि के बाद में पसीना बहता है, उससे कपड़े गंदे होते हैं, हमारा शरीर भी गंदा होता है। हमें स्नान करना चाहिए और साफ स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। इस तरह से अनेक बातें हैं जिससे हम अपने शरीर के अंगों की सफाई पर ध्यान देंगे। इस तरह की बातें आपको लिखनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न 19। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। तो आपके पास 4 शब्द होंगे और प्रत्येक शब्द है एक एक प्रश्न यानी 4 नंबर का है। तो इसमें आपके पास कोई भी विशेषण शब्द आ जाएगा, उसका प्रयोग करके हमें वाक्य का निर्माण करना है। जैसे पहला प्रश्न है सफेद। तिरंगे की बीच की पट्टी सफेद रंग की है। या फिर देखो सफेद घोड़ा भाग रहा है। तुम्हारी शर्ट कितनी सफेद है। इस तरह से कोई भी वाक्य निर्माण कर सकते हैं। अगला विशेषण है सुंदर। तुम्हारी कॉपी कितनी सुंदर है। वह लड़की बहुत सुंदर है। तुम्हारी लिखावट बहुत सुंदर है। अगला विशेषण है गहरा। यह तालाब बहुत गहरा है। यह कुआं कितना गहरा है। फिर अगला है साफ। हमें अपने दांत साफ रखने चाहिए। हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से हमें वाक्य निर्माण करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 20। नीचे लिखे पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। चांपी पोठरी काख में रहे कहो के ही हेतु। तो इसकी हमें सह प्रसंग व्याख्या करनी है। सह प्रसंग यानी पहले में प्रसंग लिखना है फिर व्याख्या करनी है। तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के सुदामा चरित नामक पाठ से ली गई है और इसके रचयिता नरोत्तम दास हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि द्वारा बताया गया है कि थोड़े चावल सुदामा उपहार स्वरूप लेकर आए थे और श्री कृष्ण जी उन्हें मांग रहे हैं और सुदामा जी संकुचित होकर उन चावलों की पोटली को छुपा रहे हैं। फिर इसकी व्याख्या करेंगे। सुदामा है वो श्री कृष्ण के राजसी ठाट बाट देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित थे। उनकी द्वारका नगरी को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित थे। सुदामा जी की पत्नी ने उनके साथ 2 मुट्ठी चावलों की एक पोटली श्री कृष्ण जी को भेंट स्वरूप देने के लिए भेजी थी, लेकिन संकुचित होकर वो उस पोटली को श्री कृष्ण को देने का साहस नहीं कर पा रहे थे। तो फिर उन्होंने उस चावलों की पोटली को अपनी काख में दबाकर छिपाने की चेष्टा की, लेकिन श्री कृष्ण ने देख लिया था। उनसे तो क्या छुपा हुआ था। तो वो सुदामा को छेड़ते हुए कहने लगे कि हे मित्र, हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ न कुछ तो भेंट अवश्य भेजी होगी, तो तुम उसे हमें क्यों नहीं दे रही हो। उस पोटली को तुम बगल में क्यों छिपाए जा रहे हो। चांपी पोटरी काख में कहो कहो के ही हेतु, कि उस पोटली को तुम अपने बगल में अपने काख में क्यों छुपा रहे हो और यह कार्य तुम किस हेतु कर रहे हो। भाभी ने जो भेंट हमें देने के लिए भेजी है वो हमें दे दो। अगला प्रश्न है प्रश्न 21। निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए शब्दों में से उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिए। तो यहाँ पे एक मिलान का प्रश्न आएगा। खंड क को खंड ख से मिलाना होगा। तो देखेंगे इसमें इसके भी 1 गुणा 6 यानी 6 दिए हुए हैं, प्रत्येक 1-1 नंबर का। तो यहाँ पे पहला है ज्ञान। तो ज्ञान का इधर मिलाएंगे हम जानकारी। ज्ञान को जानकारी से मिलाएंगे। दिशी, दिशी का अर्थ है दिशा। दहु, दहु का अर्थ है 10। बेरी, बेरी का अर्थ है दुश्मन। आपा, आपा का अर्थ है अहम। क्रोध, क्रोध का अर्थ है गुस्सा। इस तरह से मिलान का जो प्रश्न आएगा उसे हमें मिलाना होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 22। दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये भी 6 है और प्रत्येक 1-1 नंबर का है। 1 गुणा 6 6। तो इसमें जो कोष्टक में दिए गए हैं उन्हीं शब्दों को हमें रिक्त स्थान में भरने हैं। पहला है हम तो यह आंकते हैं। तो हम तो केवल यह आंकते हैं। ख कितनी बार दूध पियत भई। तो यहाँ पर आएगा मोही, कितनी बार मोही दूध पियत भई। ग है दोपहर दिवस जानी सुनो। तो घर,
दोपहर दिवस जानी घर सुनो। शीस पगा न जगा तन में, आगे चना गुरु मातु दयते। प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। इस तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न 23। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरह से आपके पास एक गद्यांश होगा और उस गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। और ये 4 प्रश्न आएंगे, इनका डिवाइडेशन है 2 2 2 2, प्रत्येक प्रश्न 2 2 नंबर का है। इस तरह से ये 8 नंबर का प्रश्न बनता है। तो इसको हम देखते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। हमने ये गद्यांश पढ़ा। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। क्या प्रश्न है? भारत में किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया? तो इसका उत्तर है कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भारत में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी जगह मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठे हुए हैं उन्हीं को ही महत्व दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान रहते हैं? तो मनुष्य के भीतर है वह लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार है, वो स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ग सबसे बुरा आचरण क्या है? तो इसमें सबसे बुरा आचरण है कि अपने मन तथा बुद्धि को जो हमारे स्वाभाविक विचार है लोभ मोह काम क्रोध, तो अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना ही सबसे बुरा आचरण है। अपने मन और बुद्धि अपने वश में होनी चाहिए, जो कि लोभ मोह काम क्रोध के वश में नहीं होनी चाहिए। उन्हें उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना सबसे बुरा आचरण है। घ है, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। तो पहला है अस्थिर। अस्थिर का विलोम शब्द है स्थिर। अवगुण, अवगुण का विलोम शब्द गुण। अगला प्रश्न है प्रश्न 24। आप राउप्रावी यानी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित आशा है। आप बीमार है। अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यह है 8 नंबर का। और इसमें अथवा में आया है 2 मित्रों के बीच पुस्तक खरीदने के विषय में आपसी 4 संवाद लिखिए। रमेश, सोहन तुम्हारे हाथ में क्या है? सोहन, मेरे हाथ में पुस्तकों से भरा थैला है। फिर रमेश सोहन रमेश सोहन रमेश सोहन, इनकी बातचीत को आगे बढ़ाना है, संवाद लिखना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, 2 प्रश्न होंगे 24 का। या तो आप ये प्रार्थना पत्र लिखें या फिर वो संवाद लिखें। तो इसमें संवाद पर विषय कोई भी आ सकता है। तो इसमें जैसे हम इसमें लिखेंगे कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़, तो आपको अपने को किशनगढ़ का विद्यार्थी मानते हुए, अगर आप लड़के हैं तो मोहित नाम लिखेंगे, अगर आप लड़की है तो आशा नाम लिखेंगे। आप बीमार है और आपको अपने प्रधानाध्यापक जी को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसमें आपको दिनांक भी दर्शानी है। और ये 8 नंबर का है। तो इसमें आपको प्रार्थना पत्र है वो देख के जाना है। ये खास बात ध्यान रखिए कि उसमें विद्यालय का नाम क्या दिया हुआ है और नाम विद्यार्थी का नाम क्या दिया हुआ है, उसको आपको ध्यान में रखना है, वही आपको लिखना है। और विद्यालय का नाम भी वही लिखना है। अथवा में अगर आप प्रार्थना पत्र न लिखकर संवाद लिखना चाहते हैं तो इस तरह से किसी भी टॉपिक पर आपको संवाद लिखना पड़ेगा, संवाद लिखने को मिलेगा। तो जैसे इसमें लिखा है कि पुस्तकें खरीदने के विषय में रमेश और सोहन की बातचीत, संवाद को आगे बढ़ाना है। तो रमेश ने कहा सोहन तुम्हारे हाथ में क्या है? सोहन, मेरे हाथ में पुस्तकों से भरा थैला है। तो रमेश पूछता है कि तुमने कौन कौन सी पुस्तकें खरीदी है? तो फिर सोहन बताएगा मैंने ये पुस्तकें खरीदी हैं। रमेश कहता है पुस्तकें खरीदने की तो मेरी भी इच्छा है। सोहन भी कहता है कि हाँ चलो फिर खरीद लो।
तुम्हें जो जो पुस्तकें पसंद है वो खरीद लो। सोहन कहता हाँ सही है। इस तरह से आपको ये संवाद है वो आगे बढ़ाना है अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर, जिस तरह से आप उनका संवाद बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न तथा अंतिम प्रश्न है प्रश्न 25। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब यह निबंध पर एक प्रश्न है जो कि 8 अंकों का है। इस पर आपको 4 विषय दिए जाएंगे। 4 में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा और निबंध लिखने की जगह आपको यहाँ पर दी जाएगी, उसी पर ही आपको अपने शब्दों को लिखना है। जैसे इसमें दिया है कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन, खेलों का शारीरिक विकास में योगदान। तो चारों ही बहुत ही अच्छे विषय हैं। इस तरह से आप अनेक विषयों पर तैयारी करके जाइएगा, अपने निबंध तैयार कीजिएगा, जिसमें से कोई भी निबंध आ सकता है और उसको वहाँ पर लिखना होगा। इस तरह से हमने RSERT द्वारा जारी जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसका पूर्णतया हमने हल किया है और ये मॉडल पेपर है वो आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही सहयोगी होगा। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा पेपर है वो अच्छी तरह समझ में आया है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है, किसी भी प्रश्न में आपको समझ में नहीं आया है, दिक्कत है, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरह से आपको अनेक विषयों के जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो आपको उनका हल सहित आपको वीडियो मिलेगा। तो अपनी परीक्षा की तैयारी है वो जारी रखिए। अगर आपको ये मॉडल पेपर का हल आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अपने मित्रों के, अपने दोस्तों की तैयारी में सहयोग के लिए वीडियो को उनको शेयर कीजिए, जिस तरह से उनकी भी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सब्जेक्ट का मॉडल प्रश्न पत्र लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।